मैम सबसे पहले अपना नाम और जो एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम वसुधा अग्रवाल है। मैंने IIT रुड़की से मैथ्स में अपना मास्टर्स किया है। तो आपका ऑप्शन मैथ्स रहा है। तो आप जैसे आप इंटर करती हैं तो क्या डेफ से क्वेश्चन पूछे गए या फिर रिसेंट करंटली अफेयर्स से, जैसे आपका इजराइल हमास या फिर पैलेस्टीन या फिर चाइना इंडिया रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स, किस तरीके से आपके इंटर करते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू पैनल जो आपका किस तरीके से चला? सर एक से मैं कॉल ले सकती हूँ? हाँ ले लो। पॉज कर दीजिएगा। हेलो। तो मैम जैसे हाँ सर, डैफ से क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस डैफ से भी थे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी थे। बहुत एस्टीम पैनल होता है, उन्हें पता है उन्हें कहाँ से चीज़ें कवर करनी है। कुछ चीज़ें आधार पे भी कुछ सवाल थे, जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ मेरे नाम से रिलेटेड या मेरी जगह से रिलेटेड भी कुछ सवाल थे। तो आप कहाँ से आती हैं मैम? सर मैं चित्तौड़गढ़ हूँ। राजा चित्तौड़गढ़ से किस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप मेरी जगह से हो, आपके नाम से, तो आपके नाम से किस तरीके से क्वेश्चन और जगह से किस तरीके से क्वेश्चन? मेरा नाम वसुधा है, तो मुझसे पूछा गया था कि वसुधैव कुटुंबकम से आप क्या समझती हैं। G20 का वो जो G20 का लोगो था, वो उन्होंने ये भी पूछा कहाँ यूज़ हुआ था। ये एक उपनिषद से आता है ये फ्रेज़, तो उस उपनिषद का नाम मुझसे पूछा कहाँ से वो उपनिषद है, तो वो चीज़ें पूछी नाम से संबंधित। जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछा वसुधा आपका नाम है, उसका अर्थ क्या है, मैंने बताया धरती। बोले अच्छा आज की वसुधा को क्या खतरे हैं, उनके बारे में बताइए। तो इस तरह वो एक से एक सवाल, आपके जवाब से उनके अगले सवाल बनेंगे। तो इंटरव्यू पैनल आपका कैसा था? फ्रेंडली था या फिर कोई कॉर्डियल कैसा था? बहुत कॉर्डियल था। हम मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं वहाँ भी बहुत वो सपोर्ट एनकरेज करते हैं हमको, बट एक्चुअल इंटरव्यू ही होता है। वो पैनल बहुत कॉर्डियल था। उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि ये एक इंटरव्यू चल भी रहा है क्या। दे वर स्माइलिंग इन बिटवीन, वो हंस रहे थे, वो आपस में भी बात कर रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ। और तो इतना फ्रेंडली वो रखते हैं कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चित्तौड़गढ़ पे जो आपने बताया कि आपने वसुधा का बताया G20 से रिलेट किया, चित्तौड़गढ़ को किससे रिलेट किया इंटरव्यू पैनल ने? सर चित्तौड़ पे मुझसे सवाल नहीं आए। मैं बेसिकली झुंझुनू की हूँ, और तो वहाँ से झुंझुनू में से कुछ सवाल आए थे। वहाँ कॉपर की माइनिंग होती है, वहाँ से कुछ सवाल पूछे गए थे। चित्तौड़ पे कोई सवाल नहीं था आज। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था मैम? मेरा 4th अटेम्प्ट था सर। और इससे पहले कोई आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कोई कुछ कैसे क्या, या पहला इंटरव्यू कैसे आपका क्या रहा? सर मैंने 3 मेंस दिए हैं, ये मेरा तीसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। ओके, तो अभी हम बात करेंगे सीसेट। अभी जो बहुत से जो अभी सिलेक्टेड भी हैं IRS हैं, तो वो भी मतलब सीसेट में फेल हुए हैं। जो मेरे जानने वाले काफ़ी ऐसे हैं जो जामिया से फिर अदर ORN से, तो उन्होंने सीसेट में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो क्या आपने किस तरीके से सीसेट को लिया और आप पास किए, इंटरव्यू तक आए? तो सीसेट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? सर सीसेट में मैं यही बोलूँगी कि आप इस एग्ज़ाम के बाद अब ये आपको पता चल जाना चाहिए कि सिर्फ मैथ्स या इंग्लिश पे फोकस नहीं करना है, दोनों को साथ लेके चलना है। कोई भी एक आपके नया पार नहीं करवाएगा सीसेट में। अगर आपको मैथ्स में अगर टफ आपको मैथ्स लग रही है, आपको इंग्लिश पे स्विच कर जाना चाहिए था। आगे भी ऐसा होगा, आगे के लिए काम आ सकता है कि पेपर को एज अ होल लेके चलें। उसमें से क्वेश्चन छाटिए मत कि पहले इंग्लिश कर देता हूँ, पहले मैथ्स कर देता हूँ, फिर बाद में इकट्ठे सवाल नहीं समझ आते। बारी बारी से पेपर पैटर्न, बड़ा ही सुंदर पेपर पैटर्न है। वो 4 क्वेश्चन इंग्लिश के देते हैं, 4 मैथ्स के देते हैं। वैसे कीजिए, मैंने वैसे ही किया। मेरा सीसेट में अच्छा स्कोर भी था, तो मैं तो यही बोलूँगी। तो ये बात आप सीसेट जैसे आपने कोई बुक लिस्ट का सहारा लिया, फिर किसी कोचिंग का सहारा लिया, या कंप्रीहेंशन आपने न्यूज़पेपर का, या फिर स्पेशल कोई बुक पढ़ी कंप्रीहेंशन के लिए? सर मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है, मुझे सीसेट में पर्सनली दिक्कत नहीं आती है। पर अगर आप लोगों को सीसेट में दिक्कत लग रही है, आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। आप मटेरियल जो कुछ बुक्स होती है, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी टॉपिक पे आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको 10-20 सवाल मिल जाएंगे। वो सवाल कर लीजिए, आपका अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी, तो यानी आपने सीसेट, मतलब आपका मैथ बैकग्राउंड रहा, इसलिए आपका सीसेट बेहतर। कंप्रीहेंशन होता ना, कंप्रीहेंशन पे आपने कोई न्यूज़पेपर? कॉम्प्रीहेंशन भी न्यूज़पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉम्प्रीहेंशन होता है उसमें। न्यूज़पेपर से आप डेली पढ़ते ही हैं, भी एज एस्पिरेंट्स हम कोई ना कोई न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे कवर करते ही हैं। वहाँ से आपकी वोकैब अच्छी हो ही जाती है, अलग से किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं चलता, पर ओवर द टाइम आपका अच्छा हो जाता है सीसेट। तो आई डोंट थिंक कोई इशू है। एक बुक की बात हम करते हैं कि NCERT, क्या आपके जीवन में NCERT आपने स्टार्ट कहाँ से की? 6 to 12 या फिर 9 to 12 या फिर 11-12? आपने NCERT कहाँ से पढ़ी? आपके NCERT के लिए आपका क्या राय होगी, बिगिनर्स के लिए या फिर जो दे रहे हैं अटेम्प्ट? सर NCERT तो बेसिक बुक है ही, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। NCERT से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होती है। आपको पर्सनल लेवल पे जहाँ से लगता है, अगर आपको लग रहा है आपका हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है, तो हिस्ट्री को आप 6ठी-7वीं क्लास से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका हिस्ट्री पकड़ में है, तो आप 10th से भी कर सकते हैं। बेसिकली 11-12 की बुक्स तो करनी ही होती है। अगर ज्योग्राफी कम लग रहा है तो 10th की भी पढ़ लीजिए। 6 से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी किताब को। 8 से ऊपर भी ठीक चल जाएगा, वरना 9, 10th, वरना 11th-12th की आपको पढ़नी है। अब स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे, जैसे लाइक लक्ष्मीकांत या फिर RS शर्मा या फिर रमेश सिंह, आपने किसको फॉलो किया, या फिर आपने कोई कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी कैसे आपने किया? सर मैंने कोचिंग तो ली थी, कोचिंग के साथ मैंने सप्लीमेंट किया अपनी पढ़ाई को। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के साथ सप्लीमेंट किया। जो मुझे लगता था नया है वो मैंने वहाँ से उठा के और अपने नोट्स में ऐड किया, ताकि लक्ष्मीकांत का वजन ना चले। लोग कहते हैं हमने 10 बार लक्ष्मीकांत की, 20 बार लक्ष्मीकांत की। मुझे लगता है अगर आप बस वो चीज़ें उठा लें जो आपको नहीं आती है और उन्हें आप एक कागज़ पे लिख लेंगे, तो लक्ष्मीकांत का वजन बात तक नहीं चलेगा। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम को मैंने रेफ़र किया, ज्योग्राफी में GC लियोंग से मैंने कुछ हेल्प ली थी। ऐसे हर सब्जेक्ट का
ऊपर थोड़ा थोड़ा आइडिया किसी एक बुक से, इकोनॉमी में कोई एक जैन परीक्षित सर की बुक है, मैंने उनको रेफर किया था। कोई भी एक एडिशनल ये तो बात रही मतलब स्टैंडर्ड बुक या फिर आप बेसिक बुक्स। आप मेंस में आप किस तरीके से आप मेंस को करती हैं, आंसर राइटिंग या फिर और कुछ, आप मेंस किस तरीके से लिखती हैं? सर मेंस लिखना वो भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए सही टाइम पे, आप उसे चेक करवाते रहिए, सिर्फ लिखिए मत, चेक करवाइए उसे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे, और इम्प्रूवमेंट होगा डेफिनेटली। उसमें डेटा का, स्टैट्स का सब एडिशन करिए, रिपोर्ट्स उनको उन पर ऐड कीजिए, रिसेंट जो चीज़ें हो रही है अगर आप उनको नोट करते जाएंगे डेटा फैक्ट्स के तौर पे, फिर उनको सप्लीमेंट कीजिए अपने मेंस के आंसर्स में, वो सुंदर भी लगेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। चेक कराते रहिए, खुद से उसका एवेल्यूएशन मत कीजिए। मॉक वीएस रियल जो आपका आंसर राइटिंग है एग्जाम में, क्या डिफरेंट होता है दोनों में? जैसे किसी इंस्टीट्यूट का मॉक या फिर आप जो रियल्स मेंस देते हैं तो उसमें क्या कोई डिफरेंट है? सर मॉक मेंस में तो बहुत हेल्प करते हैं, ऑब्वियसली आपको स्पीड बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। स्पीड का भी बहुत बड़ा गेम होता है वहाँ पे, स्पीड में आपको मॉक्स हेल्प करेंगे डेफिनेटली, और आंसर स्ट्रक्चर में भी हेल्प करते हैं, फीडबैक भी हेल्प करते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो मेंटरशिप भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्सनल लेवल पे भी उनसे अपनी दिक्कत शेयर कर सकते हैं, तो आपको और कस्टमाइज वहाँ पे सोल्यूशन मिल तो जाए। ये जो आपकी जर्नी रही 4 साल, क्या कमियां रही हैं कि जो आपको यहाँ तक 4 अटेम्प्ट तक आना पड़ा? कोई लोग फर्स्ट में, सेकंड में, फिर भी बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है कि आप लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो क्या कमियां रही जो आप इनको भर करके आप इंटरव्यू तक आई हैं? सर कोई एक बहुत बड़ी कमी नहीं थी, कमियाँ छोटी छोटी थी, छोटी कमियाँ बाद में बड़ी बन जाती है अगर आपका नहीं निकलता है तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगा कि ठीक है इन चीज़ों के बिना हो जाएगा शायद। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि कुछ भी छोड़ना नहीं है सिलेबस में, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, ना प्री में ना मेंस में। जो नहीं आ रहा है उसको बेसिक लेवल पे तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में छोड़ना ना पड़े कोई सवाल। तो मैंने अपने कुछ जो थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स थे, मैंने उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे काम किया मैंने, और फिर मुझे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा मेरे उसमें। तो मैम लास्ट मैसेज क्या रहेगा जो अभी 2024 में प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा कि आप इस तरीके से करिए? आपका एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को जाए या फिर जो आगे तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनका लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? सर लास्ट मैसेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप बहुत सारे मटेरियल्स के पीछे मत भागिए। मटेरियल तो बहुत है मार्केट में, मत भागिए। अपने कुछ अगर कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से नोट्स को ढंग से कंसोलिडेट कीजिए, खुद से पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाइए, उन नोट्स पे टिकिए, भरोसा रखिए। अगर आपका नहीं भी निकल रहा है उन नोट्स से भरोसा रखिए कि वही आपकी स्ट्रेंथ है। एक्स्ट्रा एडिशन मटेरियल आप टेस्ट के वाया ऐड कर लीजिए, पर हर साल अगर नहीं हो रहा है तो नए मटेरियल की तरफ मत जाइए, उसी में और इम्प्रूवमेंट कीजिए तो वो मटेरियल आपको पार लगवा देगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और आप फाइनल सिलेक्शन हो, हम लोग फिर आपका फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू ले। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।